जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, आर्नो को आइडियस मिल चुका है, इसलिए आर्नो सुकून से यहाँ से निकल जाता है। मगर उसी जगह पे लुसिलियन आकर आइडियस को ना मिलने की वजह से बहुत ही गुस्से में था। और उसी समय दूसरी तरफ आर्नो के बंदे उसी गिल को तोड़ने के लिए तैयार थे जिस गिल में आइडियस कैप्चर थी। और उसी वक्त दूसरी तरफ जहाँ पर आइडियस सोई हुई थी उसको आवाज़ें सुनाई देता है, जहाँ पर उसका माँ कहती है क्या ये हमेशा ऐसे ही होती रहेगी, मगर इसके बिना तो हमें फ्री में पैसा कैसे मिलेगा। उसी वक्त डॉक्टर भी कहता है ये यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी इसका बॉडी पूरा नॉर्मल है। ये सब सुनकर आइरिस भी सोचती है ये लोग किसके बारे में बातें कर रहे हैं, क्या ये मेरे बारे में तो नहीं। और उसी वक्त आइरिस को भी थोड़ा सा नजर आता है जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं हमने EEG मशीन यानी दिमाग की मशीन से टेस्ट किया है, जिसके मुताबिक ये अभी एक गहरी नींद पे सोई हुई है और इसलिए मेरा ये कहना है कि शायद ये इसी तरीके से सोई रहेगी। और उसी वक्त आइरिस का जो माँ जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा था वो कहती है ऐसा ही होना था तो ये जर्मनी क्यों, ये किसी काम की नहीं है और ये सिर्फ एक बड़ा सिरदर्द है। और ये भी पूछते हैं कि आपको आइडिया नहीं है कि ये कब जाकर उठेगी। डॉक्टर भी कहता है हमें ऐसा कुछ भी मालूम नहीं चला जिस वजह से ये इस हालत में रहेगी और इसी वजह से देखने से ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर सपने से बाहर नहीं आना चाहती। जो सुनकर इसका भाई भी गुस्से में आता है और कहता है ऐसे बकवास करना बंद करो और इसे बचाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा। और ये सब कहते हुए बहुत ही गुस्से में था। उसी वक्त इसका दूसरा भाई भी कहता है तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसानी से मरेगी, ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। और ये सब सुन के जो आइरिस जो उठने वाली थी वो सोचती है मुझे अभी नहीं जागना, मुझे और थोड़ी देर सोना है और अपनी नींद की दुनिया में वापस चली जाती है। यहाँ पर आइरिस आइरिस करके कोई बार बार बुला रहा था, जो सुनकर आइरिस भी अपनी आंखें खोलती है तो इसको अपने सामने लाल बाल वाला किलियमिटम और उसके भाई सिलियमिटम नजर आता है। और आइरिस को ऐसे जागते हुए देखकर ये दोनों भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसी वक्त आइरिस भी किलियमिटम की तरफ सिर घुमाती है, मगर आइरिस आधे नींद में थी और इन दोनों को देखकर धीरे से कहती है भैया। जो सुन के किलियमिटम कहता है आइरिस तुम आखिरकार उठ गई, तुम्हें पता नहीं सभी लोग तुम्हारे लिए कितना चिंता कर रहे थे क्योंकि तुम 10 दिनों से ऐसे ही सो रही थी। जो सुनकर आइरिस भी बहुत ही नॉर्मली कहती है 10 दिन और अपने सिर को दूसरी तरफ मुड़ती है। जब इसको ये बात रियलाइज होता है तो ये एकदम से उठकर बैठ जाती है और अपने सामने सिलियमिटम को पाकर ये उसको पकड़कर कहती है बीमारी का क्या हुआ, क्या उसका दवाई बनकर तैयार हो चुका है। उसके बाद इसे और भी ज्यादा डराते हुए पूछती है कि इनुस का क्या हुआ, क्या उसका बीमारी ठीक हो चुका है, लुसिलियन कहाँ है और बाकी लोग कैसे हैं। ये सब सुनकर ये भी कहता है आइरिस तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सभी बातें डिटेल में बताता हूँ। जो सुनकर आइरिस भी थोड़ी शांत हो जाती है और सिलियमिटम कहने लगता है सच बात तो तुम्हारी गायब होने के बाद घर का माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका था, जिस वजह से ड्यूक का काम का बोझ और भी ज्यादा बढ़ चुका था। और इसी 10 दिनों में आर्नो यानी फादर हमेशा अपने चेहरे पे किलिंग वाला लेकर घूम रहे थे, जैसे कि किसी ने भी अगर बिना परमिशन से मेरी बेटी को छुआ तो मैं उसी वक्त उसे मार डालूंगा। और दूसरी तरफ शायरन जो हर समय अपने कमरे में बैठकर डॉल जैसे कुछ बना रही थी और हमें ये भी पता चला माइला ही थी जिसने चोरी किया और तुम्हें फंस रही थी, इसलिए हमने उसे भी संभाल लिया है और इसलिए तुम्हें इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइरिस भी कहती है इसी भी स्किलियम क्या कर रहा था। जो सुनकर ये भी कहता है तुम्हारी लेटर पाने के बाद ये दिन में भी और रात में भी जागते हुए इस बीमारी के ऊपर रिसर्च करने लगा। जो सुनकर आइरिस भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है कि ये रात में भी नहीं सोया। जो सुनकर किलियम थोड़ा सा एटीट्यूड में आकर कहता है ये उतनी बड़ी बात भी नहीं है, आखिरकार तुमने इस मेडिसिन को बनाने के लिए मुझसे रिक्वेस्ट किया था। और उसी वक्त सिलियम भी कहता है हाँ मैंने ये कहना भूल गया, तुम्हारी जाने के बाद ये बीमारी पूरे शहर में फैलने लगा और उसी वक्त हमें भी नहीं पता कि हमें क्या करना है, मगर उसी वक्त तुम्हारा लेटर किलियम को मिला जिस वजह से हमने ये मेडिसिन बनाकर 200 लोगों तक पहुंचाया है। और ये बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, मगर जितने भी इसके मरीज थे वो धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं और शायद मैंने इसे इम्पीरियल फैमिली यानी राजा के फैमिली तक भी पहुँचाया है, जिस वजह से ये बीमारी और भी ज्यादा फैलने से पहले ही खत्म होने लगा। उसी वक्त किलियम भी कहता है ये सब कुछ हो पाया तुम्हारी वजह से, तुमने इस सभी को बचाया है। जो सुनकर आइरिस भी थोड़ी सी मायूस हो जाती है और कहती है हाँ ऐसा ही कुछ। और उसी वक्त ये दोनों ही पूछते हैं आइरिस तुम्हें ये सब चीजों के बारे में पहले ही कैसे मालूम चला और तुम्हें इस इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी कैसे मालूम चला। ऐसा लगता है कि तुम्हें केमिस्ट्री फार्मेसी के बारे में बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, तुम सच में एक जीनियस हो, इसलिए क्या तुम हमें भी मेडिसिन के बारे में सिखाओगे। जो सुनकर आइरिस भी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि ये क्या बोले, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में आइरिस पहले ही पढ़ चुकी है और ये सब चीजें इन्होंने ही बनाया है। इसलिए आइरिस सच बोलने वाली थी कि ये सब मैंने नहीं बनाया, ये सब तुमने। उसी वक्त आर्नो आ जाता है और आगे आते हुए कहता है आइरिस तुम कैसी फील कर रही हो, क्या तुम ठीक हो। आइरिस भी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। आर्नो भी कहता है ये सुनकर मुझे राहत मिला कि तुम ठीक हो, मगर आइरिस कुछ भी नहीं कहती, सिर्फ चुपचाप बैठी थी। जो देखकर आर्नो भी कहता है आइरिस क्या तुम्हें कुछ खाना है या तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बोल सकती हो।
जो सुनकर आइरिस अपने सिर को हिला के नाम में जवाब देती है और कहती है मुझे अभी कुछ देर अकेले रह के आराम करना है और आपको ऐसे हमेशा परेशान करने के लिए मुझे माफ करना। जो देखकर अर्नो भी कुछ देर शांत रहने के बाद आइरिस का हाथ पकड़ कहता है कि ये मत भूलो कि तुम मेरी बेटी हो, तुम कुछ भी करो मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, इसलिए तुम्हें ये सब कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर आइरिस भी मुस्कुरा कर कहती है थैंक यू फादर। जो सुनकर अर्नो भी थोड़ा सा खुश हो जाता है और इनको कहता है ठीक है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जो सुनकर किलियम भी कहता है मगर मुझे यहाँ कुछ देर और रहना है क्योंकि हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। जो सुनकर अर्नो इसे गुस्से भरी नजरों में देखने लगता है और सिलियम इसे पकड़कर खींच कर ले जाने लगता है कि चलो भाई यहाँ से निकलते हैं, मगर इसको जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ये रोए जा रहा था और आइरिस भी कहती है बाय बाय। उसी वक्त अर्नो कहता है आइरिस मैंने बहुत पहले ही तुम्हारे फैमिली डिटेल चेक किया है मगर कहीं पर भी तुम्हारा नाम नहीं है, इसलिए मैं ये बनाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास कोई फेवरेट तारीख है तो तुम बता सकती हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मगर अभी के लिए तुम आराम करो। और उसी वक्त किलियम भी कहते हैं आइरिस मैं हमेशा लंच के समय अपने कमरे में ही रहता हूँ, अगर तुम्हें बोर लगे तो तुम खेलने के लिए मेरे कमरे में आ सकती हो, अगर तुम्हें अकेले रहने में डर लगे फिर भी तुम मेरे कमरे में आ सकती हो। मगर उसी वक्त इसका भाई इसका कॉलर पकड़कर खींच के ऐसे निकल जाता है कि चलो चलते हैं। और इनके जाने के बाद आइरिस भी आराम से लेट जाती है और ओरिजिनल स्टोरी के बारे में सोचने लगती है जहाँ पर किस तरीके से किलियम ने इस मेडिसिन को बनाया था, मगर आइरिस की वजह से ये सभी चीजें खत्म हो चुका है। इसलिए आइरिस सोचती है मेरे जैसे व्यक्ति गिफ्ट के बिल्कुल भी लायक नहीं है। उसी वक्त हमें कमरे का बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किलियम कहता है फादर क्या आप सीधे कैसल जाएंगे। अर्नो भी कहता है हाँ मैंने कुछ देर पहले कहा ना आइरिस का नाम मैं फैमिली में जोड़ने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर किलियम भी फिर से कहता है मगर फादर ये तो फैमिली का पेट्रियर्क का काम है, आप इसमें क्यों जा रहे हो, और अगर पेट्रियर्की का मतलब नहीं पता तो जान लो क्योंकि आगे इसका जरूरत पड़ेगा। पितृयर्क का मतलब है पितृसत्ता, आप सीधा ये कह सकते हो फैमिली का जो हेड है ग्रैंडफादर या फादर हो सकते हैं, यानी सीधी सी बात जिसके हाथ में फैमिली का पावर है उसके कहने से ही सब कुछ होगा। और इसमें से पुरुष ही फैमिली का हेड रहते हैं, लड़कियों को मौका नहीं दिया जाता और इसी को पेट्रियर्क कहा जाता है। अभी आते हैं हम कहानी में। जो सुनकर अर्नो कहता है अगर तुम्हें किसी ऐसे बच्चों को अडॉप्ट करना है जो तुम्हारी फैमिली का नहीं है तो तुम्हें इंपीरियल फैमिली का परमिशन चाहिए होगा, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो बहुत सारे बंदे अपने बिजनेस फायदे के लिए ऐसे बच्चों को जबरदस्ती शादी करवा देंगे और अगर ये ना हुआ तो जबरदस्ती उसको नौकरानी बनकर रखेंगे। जो सुनकर ये दोनों भी समझ जाते हैं। उसी वक्त अर्नो और भी कहता है पेट्रियर्क बातों से याद है हमने पहले ही फैमिली का अगला पेट्रियर्क डिसाइड करके रखा है, या कह सकते हो मैंने किया है, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द फैमिली का अगला पेट्रियर्क आइरिस को ही बनूंगी। और इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है मेरे बच्चों। जो सुनकर ये दोनों पहले कुछ शांत रहते हैं, उसके बाद एकदम से हैरान हो जाते हैं, उसके बाद और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही पहले का समय चल रहा है और इस समय लड़कियों को फैमिली या बिजनेस में उतना इज्जत नहीं दिया जाता है। और इसके बाद हमें महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्नो किंग से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ चलने लगता है और कमरे के अंदर से किंग ऑर्डर करता है अंदर आ जाओ ईटम फैमिली का हेड अर्नो। और उसी वक्त ये भी कहता है सॉरी मुझे अपना मिस्टेक ठीक करने दो, अर्नो ईटम फैमिली का जो हेड है उसके बेटे। जो सुनकर अर्नो भी पहले थोड़ा सा सीरियस रहता है, उसके बाद मुस्कुराता है और उसी वक्त किंग भी अर्नो को बैठने के लिए कहता है। अर्नो भी बैठते हुए कहता है लगता है आप धीरे धीरे बुढ़े होते जा रहे हैं। किंग भी कहता है अर्नो मैं अभी तुम्हारे साथ बदतमीजी से बातें नहीं कर सकता, जैसे कि तुम्हें मालूम होगा मैं बदल चुका हूँ, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा था वो जाकर किसी एक मुसीबत में फंस गया था। उसके बाद ये फ्लूक की बीमारी जो पूरे शहर में फैलने लगा, इस वजह से मैं भी परेशान रहने लगा। जो सुनकर अर्नो भी कहता है मैंने सुना है प्रिंस का हालत सही नहीं है, हमने जो मेडिसिन भेजा है उसका क्या हुआ। जो सुनकर किंग कहता है हाँ मैं इस बारे में भूल गया था, मुझे इसके लिए तुम्हें शुक्रिया कहना है, क्योंकि इसकी वजह से प्रिंस का जो हेल्थ है वो पहले की तुलना में धीरे धीरे ठीक होने लगा और इससे प्रिंस का जो प्लेग का बीमारी है उससे वो ठीक हो चुका है, मगर उसका जो बचपन का बीमारी है वो पहले की तरह ही है। और इसके अलावा ऑक्शन हाउस तबाह करके तुमने हमें बहुत ही मदद किया है, इसके बाद अगला जो भी करना है वो हम संभाल लेंगे। जो सुनकर अर्नो भी कहता है इसका मतलब मैंने जो किया है ये सभी क्रेडिट तुम खुद ही ले लोगे, मुझे पता है तुम कैसे हो, इसलिए मैं क्या ही बोलूं, महाराज की जय हो। जो सुनकर किंग भी हड़बड़ाने लगता है कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, छोड़ो इस बात को, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो बोल सकते हो, मैं पूरा कर दूंगा। जो सुनकर अर्नो भी आइरिस का जो डिटेल है इसके सामने रख देता है और कहता है मुझे इसे अडॉप्ट करना है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो देखकर किम भी थोड़ा सा चौंक जाता है और इस पेपर को अपने हाथ में लेकर कुछ देर देखने के बाद कहता है क्या इस तरीके का रूप बदलने वाली चिपकली के ट्रेंडिंग पे चल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ऐसे ही एक सेम रिक्वेस्ट आया था मेरे पास। जो सुनकर अर्नो भी कहता है मैजेस्टी ऐसे मजाक करना बंद करो, क्या अभी आप मुझे लड़ना चाहते हो। जो सुनकर किंग भी कहता है अर्नो मैं सीरियस हूँ, क्योंकि ये पिंक बालों वाली लड़की जो चिपकली में बदल सकती है ये 2 दिन पहले ही अडॉप्ट हो चुकी है। जो सुनकर अर्नो पूरी तरीके से हैरान हो चुका है। उसी वक्त किंग कहता है इसे अडॉप्ट कर चुका है कॉलन फैमिली से ड्यूक कॉलन। जो सुनकर अर्नो तो बड़े गुस्से में आ चुका था और कहता है तुम ये किस तरीके का बातें कर रहे हो।
और उसी समय हमें दूसरी तरफ कोलिन फैमिली दिखाया जाता है, जहाँ पर मेट रिचर्ड को बुलाने लगती है कि मास्टर रिचर्ड प्लीज बाहर आइए, आपके खाने का समय हो चुका है। और कुछ देर तक ऐसे बुलाने के बाद ये भी थक जाती है और सोचती है लगता है ये आज भी बाहर नहीं आएगा। उस दिन के बाद ये हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगा है। और उसी वक्त एक बंदा आता है जो कहता है एक्सक्यूज मी, क्या मैं मास्टर कोलिन से मिल सकता हूँ, क्या वो अंदर है? और ये बंदा और कोई नहीं हेडमास्टर था, जो देखकर मेट भी सोचती है ये कितना हैंडसम है, मगर अपनी इमोशन को कंट्रोल में लेकर कहती है मास्टर कोलिन अंदर है, मगर ये किसी से भी मिलने से मना कर रहे हैं। जो सुनकर हेडमास्टर भी कहता है ये बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि मैं आइडियस को लेकर कुछ बताने वाला था इसको। जो सुनकर मेट भी कहती है आइडियस को लेकर तब ये बात मैं बाद में मास्टर कोलिन तक पहुंचा दूंगी। और उसी वक्त दरवाजे के पीछे से कोलिन कहता है मगर मुझे अभी जानना है हेडमास्टर, आइडियस के बारे में आपको क्या मालूम चला? इसके बाद अगले समय हेडमास्टर चाय पीते हुए कहता है मुझे मालूम चला ना ही तुम अच्छे से खड़े हो ना ही सो रहे हो। जो सुनकर रिचर्ड कुछ भी नहीं कहता, जो देखकर हेडमास्टर भी कहता है मैं ये समझता हूँ, मगर पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना सीखना होगा, क्योंकि अभी आइडिया जहाँ पर भी होगी वो तुम्हारे लिए भी चिंता कर रही होगी। अगर उसे पता चला कि तुम इस हालत में हो तो उसे भी बुरा लगेगा। और उसी वक्त रिचर्ड भी कहता है मगर आप आइडियस को लेकर कुछ बताने वाले थे, कि आपको मालूम चला आइडियस कहाँ पर है? जो सुनकर हेडमास्टर भी कहता है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मगर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं आया। अगर मुझे कुछ भी मालूम चला तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर इसके बदले मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ, ये सॉफ्ट टॉय। मैं ये आइडियस के मिल जाने के बाद तुम्हें देना चाहता था, मगर जब मुझे तुम्हारी इस हालत के बारे में मालूम चला तो मैं तुम्हें ये देने के लिए आ गया। और आई होप ये मिलने के बाद तुम्हें थोड़ा राहत मिले। जो देखकर रिचर्ड भी इस टेडी को गले लगा लेता है, और मैं कंफर्म नहीं हूँ ये टेडी आइडियस का है या उसके जैसा दिखने वाला दूसरा टेडी है। इसके बाद रिचर्ड कहता है थैंक यू टीचर, वैसे भी मेरे पास टेडी नहीं था, इसलिए बहुत ही जल्द जब सिस्टर आइडियस वापस आएगी ये टेडी देखकर वो बहुत ही खुश हो जाएगी। जो सुनकर हेडमास्टर चाय पीते हुए कुछ कहने वाला था, मगर इसका चाय अपने मुंह से निकल जाता है और कहता है तुमने अभी क्या कहा? जो देखकर रिचर्ड भी कहता है लगता है आपको कुछ भी नहीं पता, सिस्टर आइडियस हमारी फैमिली का मेंबर बन चुकी है, उसके वापस आने के बाद तो हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। और उसी वक्त हमें दूसरी तरफ अर्नो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग कहता है ये ड्यूक कोलिन का लाया हुआ डॉक्यूमेंट का दूसरा कॉपी है। जो पढ़कर अर्नो पूरे गुस्से में आ चुका था, क्योंकि आइडियस के नाम के पीछे कोलिन फैमिली का नाम भी जुड़ चुका है। और इसी वजह से अर्नो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस पेपर को जलाते हुए कहते हैं उनका हिम्मत भी कैसे हुआ। और आर्नो को इस तरीके से देखकर किंग भी घबरा जाता है और कहता है आर्नो प्लीज शांत होकर मेरी बात सुनो, इसमें हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूक कोलिन का जो बेटा था वो बहुत समय से लापता था और उसे लाने वाली आइडियस ही थी। और इसी वजह से ड्यूक कोलिन आइडियस के फ्यूचर के लिए उसे और इतना कहता ही है। उसी वक्त आर्नो कहता है बकवास करना बंद करो और ड्यूक कोलिन जहाँ पर भी हो उसे मेरे सामने ले आओ, वरना मैं ही निकल जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। जो देखकर किंग भी परेशान हो जाता है और कहता है खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तुम पहले ही 2 बच्चों के बाप हो, इसलिए अगर तुम इस तरीके का काम करोगे तो लोग क्या सीखेंगे। मैं समझ गया तुम उस लड़की को अडॉप्ट करना चाहते हो, मगर इससे ज्यादा जरूरी ये है कि तुम एक अच्छा पिता क्यों नहीं बनते। और ये सुनकर अर्नो भी थोड़ा शांत होता है, क्योंकि ये सेम बात अर्नो का बेबी मरने से पहले कह के गई थी कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम एक अच्छा पिता बनोगे। और इस बात को याद कर कर अर्नो भी खुद को शांत कर लेता है। और ऐसे ही खुद से शांत रहने के बाद किंग कहता है मैंने सुना है ड्यूक कोलिन का जो छोटा बेटा है वो भी आइडन को बहुत ही प्यार करता है, जैसे कि खुद की छोटी बहन की तरह। और इसके अलावा भी बहुत ही रेयरली ड्यूक कोलिन किसी भी चीज को लेकर फेवर मांगते हैं, और उसने बहुत समय से हमारे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, जो देखकर मैंने भी अप्रूवल कर दिया, इसलिए आगे मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर अर्नो गुस्से में इसकी तरफ देखता है और कहता है अगर तुमने पहले ही एग्रीमेंट बना लिया है तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जो सुनकर किंग भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, फिर भी कहता है मैं खुश हूँ कि तुम इस बात को समझ गए और तुम इस वजह से गुस्सा तो नहीं हो, हम फिर भी पहले की तरह ही अच्छे दोस्त थे, मैं सही कह रहा हूँ ना? मगर अर्नो कुछ भी नहीं कहता तो किंग भी कहता है इसके अगली बार तुम अगर किसी भी एग्रीमेंट को लेकर आए तो मैं उसमें पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अर्नो भी बाहर की तरफ चलते हुए कहता है अगर एकदम से ड्यूकली से किसी का नाम मिट जाए तो ये देश के लिए बुरा होगा, मैं सही कह रहा हूँ ना? मगर कोई व्यक्ति अगर गायब हो जाए या किसी भी हादसे में मारा जाए तो उसने जो एग्रीमेंट बनाया होगा वो तो यूजलेस होगा, क्या मैं फिर से सही कह रहा हूँ ना? और ये कह के बहुत ही प्यार से मुस्कुराता है और कहता है अभी के लिए मैं चलता हूँ, मगर बहुत ही जल्द मैं फिर से वापस आऊंगा। जो देखकर किंग को भी बहुत ही अजीब फील होता है, जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, जिस वजह से कहता भी है शायद मुझे आखिर में कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। और उसी वक्त शाइडन आइडियस का नाम लेते हुए आइडियस के ऊपर कूद जाती है और आइडियस से चिपकती हुई कहती है
आइडियस फाइनली तुम सेफली वापस आ चुके हो। तुम्हारे अचानक से गायब हो जाने के बाद से मैं भी शॉक हो चुकी थी और तुम्हारी बिना तो अंकल दिन ब दिन क्रेजी बनते जा रहे थे, जिस वजह से मुझे लगा था कि मैं इस घर पे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। जो सुनकर आइडियस भी थोड़ी सी शॉक होकर कहती है कि तुम फादर के बारे में कह रही हो। जो सुनकर शायरन भी कहती है हाँ शायद तुम्हें पता नहीं होगा मगर अंकल बहुत ही क्रेजी है और उनके बेटे जो मेरे कजन लगते हैं वो दोनों भी बहुत ही क्रेजी है, क्योंकि एक तो खुद को कमरे में बंद कर कर पागलों की तरह क्रेजी एक्सपेरिमेंट करता है और दूसरा तो अंकल की तरह ही ज्यादा बातें नहीं करता और बहुत ही अजीब है, जिस वजह से मुझे लगा था कि मैं इस घर पे ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मगर आखिरकार तुम वापस आ चुकी हो, फिर से ऐसे गायब मत हो जाना। जो सुनकर आइरिस भी हाँ में जवाब देती है और थोड़ी कंफ्यूज होकर ओरिजिनल स्टोरी के बारे में सोचती है कि ऐसा कुछ भी तो होना नहीं चाहिए था, मगर ये सब चल के रहा है। मगर उसी वक्त शायरन बहुत ही इमोशनली कहती है बहुत ही दिन गुजर चुका है, क्या तुम फिर से अपनी बड़ी सिस्टर के साथ घूमना चाहोगे, क्या हम बाहर गार्डन में चलें? और उसी वक्त इसको एक साउंड सुनाई देता है और ये कहती है अभी के लिए भूल जाओ, हम ये बाद में करेंगे क्योंकि अभी मैं किसी एक काम पे हूँ। जो सुनकर आइरिस भी कहती है कि आप किसी चीज को प्यूरिफाई करने जा रही हो। जो सुनकर शायरन भी कहती है वैसा ही कुछ, मगर अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मगर खाना खाने के बाद मुझे फास्ट फ्लोर के गार्डन में आकर मिलना, मैं वहीं पर तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी। और आखिर में बाय बाय फाइटर कहती हुई यहाँ से निकल जाती है। जो सुनकर आइरिस भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है कि बाय बाय फाइटर इसका मतलब क्या है। उसी वक्त पीछे से आवाज आता है कि क्या चल रहा है। जो सुनकर आइरिस भी धीरे धीरे पीछे मुड़ती है कि ये साउंड और पीछे ड्यूक खड़ा हुआ था और कहता है छोटी फुलझड़ी तो ये तुम हो, पिछले बार तुमने मेरे बिना सवालों के जवाब दिए हुए घर से भाग गई थी। जो सुनकर आइरिस भी कहने की कोशिश करती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मगर डर की वजह से ये सही से कह भी नहीं पाती। जो देखकर इस पर ड्यूक कहता है पिछले बार तुमने बिना बताए घर से भाग गई थी, जिस वजह से घर के सभी लोग तुम्हारे लिए परेशान होने लगे और भागने के बाद जाकर एक मुसीबत में फंस गए जहाँ पर तुम्हें ऑक्शन में ऑलमोस्ट बेचा जा रहा था। और ये सब सुनते हुए आइरिस को ड्यूक का गुस्से वाला चेहरा याद आता है, जो याद कर कर ये घबराने लगती है और कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, और ये कह के रोने लगती है और रोते हुए बार बार ये कहती है कि मुझे माफ कर दो। और ऐसे ही रोई जा रही थी। जो देखकर ड्यूक भी कहता है तुम ऐसे अचानक से रो क्यों रही हो? मेरा ये सब कहने का मतलब ये था कि अगर तुम्हें घर से भागना ही था तो तुम जाकर ऐसे मुसीबत में फंसी क्यों? मगर जो बटलर था वो अपना रूमाल लेकर आइरिस का आंसू पोंछते हुए कहता है छोटी मिस मुझे माफ कर दो, मुझे शुरू से इनके बातों को ट्रांसलेट करके आपको बताना चाहिए था, क्योंकि इनका कहने का यही मतलब था कि आप सही हो कि नहीं, ये आपको लेकर बहुत ही परेशान हो रहे थे और इसी बात को ये इस तरीके से जाहिर कर रहे थे क्योंकि इनका मुंह और इनका पर्सनैलिटी बिल्कुल भी मैच नहीं करता, जिस वजह से इन सब बातों को मुझे ट्रांसलेट करना पड़ता है। और पीछे से ड्यूक शर्माते हुए कहता है ये सब कुछ बकवास है, तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं करते? और ये सुनकर बटलर भी कहता है इनका ये कहने का मतलब है कि ये शर्मा रहे हैं, जिस वजह से ये नहीं चाहते कि मैं इनके बारे में और भी कुछ बोलूं। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है मैं और शर्माऊंगा, वो भी इस फुलझड़ी की वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बटलर भी कहता है ये आपको बहुत ही क्यूट समझता है, जिस वजह से ये आपको फुलझड़ी कह के बुलाते हैं और इसी वजह से ये बिल्कुल भी सो नहीं पाए क्योंकि ये आप जैसे क्यूट बच्ची के लिए बहुत ही परेशान थे। पीछे से ड्यूक भी कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम्हें ये कब बताया? मेरा फुलझड़ी कहने का मतलब ये था कि ये अभी अभी अंडे से निकली हुई छोटी बच्ची लगती है। बटलर भी कहता है इनका कहने का मतलब है ये आपको बेबी बर्ड की तरह क्यूट लगते हैं। जो सुनकर ड्यूक भी बच्चों जैसा रूमाल छीन के कहता है तुम कभी नहीं कही के शांत रहो। और उसी वक्त इन दोनों को ऐसे देखकर आइरिस अपने हंसी रोक नहीं पाती और जोर जोर से हंसने लगती है, जो देखकर ये दोनों भी शांत हो जाते हैं। मगर उसी वक्त ड्यूक और भी ज्यादा शर्मा जाता है और कहता है तुम छोटी फुलझड़ी अपने दादाजी के ऊपर इतने जोर जोर से कैसे हंस सकती हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम अभी अभी शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हारे मुंह को सील दूंगा। और इतने कहते इसके बगल से ब्लू फ्लेम गुजरता है जो जाकर दीवार को तोड़ के रख देता है। और ये फिल्म आर्नो का था जो पूरे गुस्से में था और कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा, मेरे बेटी के बारे में फिर से बोल के देखो। जो देखकर ड्यूक इस पर अर्नो के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम बदमाश कहीं के घर से निकलने से पहले किसी को बोल के तो निकलते। और मैंने तुम्हें बचपन में क्या सिखाया था कि कोई अगर तुम्हारे ऊपर शॉट भी रख दे तो इतना आसानी से उसके ऊपर मैजिक मत यूज करना। मगर अर्नो इसे पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए आइरिस की तरफ जाते हुए कहता है इसे मुझे दो, और आइरिस को अपने गोद में लेकर कहता है क्या तुम घबरा चुकी थी डियर, अभी डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस बुड्ढे को तुम्हें परेशान करने नहीं दूंगा। पीछे से ड्यूक भी कहता है तुम बुड्ढा किसे कह रहे हो, तुम एक क्रेजी अनग्रेटफुल चाइल्ड हो। और उसी वक्त बटलर भी कहता है मास्टर आर्नो इस टूटे हुए दीवार का रिपेयर बिल बहुत ही जल्द आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर आर्नो इस तरीके से रिएक्ट करता है जैसे कि इसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, जो देखकर बटलर भी कहता है आपके किए हुए काम का जिम्मेदारी आपको लेना होगा। इसके बाद ड्यूक को भी कहता है भूलो मत हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, अपना प्रॉमिस को पूरा करो। जो सुनकर ड्यूक भी परेशान हो जाता है और हकलाते हुए कहता है रुको, मुझे तुम्हें कुछ यानी मैं कुछ बताना चाहता हूँ।
यानी कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें ऊंची आवाज में डांट दिया था, जिस वजह से मुझे माफ कर दो। और ये भी कहता है कि मुझे पहली नजर से पता था कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, मुझे सिर्फ ये जानना था कि तुम असलियत में एक बीशकल हो या नहीं। आर्नो भी कहता है अगर जानना ही था तो अकेले पूछते, आपने कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। ड्यूक भी कहता है तुम शांति रहो। मगर उसी वक्त आइडियस भी कहती है कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं समझ गई, आपने ये जानबूझकर नहीं किया और मैं भी अपने आइडेंटिटी की वजह से वैसे भी परेशान रहने लगी, अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। जो सुनकर ड्यूक भी कहता है हाँ मैं ऐसे ही कहने वाला था, मगर इसका मतलब ये नहीं आइडियस कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा मुझसे झूठ बोलने के लिए। जो सुनकर आइडियस का मुंह डाउन हो जाता है, जो देखकर आर्नो भी गुस्से में आ जाता है। जो देखकर ड्यूक भी कहता है मैं फिर से तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द तुम्हारे एडॉप्शन का एक टेस्ट होने वाला है, उसके लिए तैयार रहना। और ये टेस्ट इसलिए क्योंकि तुम हमारी ईटम फैमिली में ज्वाइन होने वाली हो, जिस वजह से तुम्हें एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। पीछे से बटलर भी कहता है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है, ये तुम्हें बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, इसलिए तुम कुछ भी करो, तुम हमारे घर का सदस्य बन चुकी हो। ड्यूक भी कहते हैं आजकल तुम ज्यादा नहीं बोलने लगे और बटलर के ऊपर गुस्सा करने लगता है। मगर उसी वक्त आइडियस मुस्कुराने लगती है कि ये सुनकर मुझे रिलीफ मिला, इसलिए थैंक यू, मैं ईटम फैमिली का एक अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। ड्यूक भी कहता है ये सब बोलना जरूरी है। बटलर भी कहता है इनका कहने का मतलब है ये सुनकर ये प्राउड है। जो सुनकर ड्यूक भी बटलर को कहता है छोड़ो ये सब, तुमसे जुबान लड़ाना यानी समय बर्बाद करना है मेरा। और ये भी कहता है आइडियस मैं तुम्हारे पास एक ट्यूटर भेजूंगा, क्योंकि ईटम फैमिली का मेंबर होने के नाते तुम्हारे पास सभी चीजों का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। जो सुनकर आइडियस का मूड डाउन हो जाता है। आर्नो तो सीधा ये कहता है ये सब समय का बर्बादी है। और इसके ही बाद अगले ही समय आइडियस के कमरे में बहुत सारे बुक्स भेज दिया जाता है, जहाँ पर आर्ट डांस से लेकर सभी चीजों का बुक्स था। जो देखकर आइडियस भी सोचती है मैं सिर्फ 5 साल की हूँ, ऐसा नहीं होता कि 5 साल के बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। दूसरी तरफ आर्नो भी ये देखकर कहता है ये उतना भी नहीं है, 2 हफ्तों में ये खत्म हो जाएगा। जो देखकर आइडियस भी सोचती है क्योंकि आप जीनियस हो, मैं नहीं। और उसी वक्त आर्नो ये कहता है अभी के लिए ये सब चीजें उतना जरूरी नहीं है, मगर तुम्हारे अपकमिंग बर्थडे में ये सब चीजें काम में आएगा। और उसी वक्त बटलर लेटर लेकर आता है शैडोगार्ड की तरफ से, जिन्होंने गिल को डिस्ट्रॉय किया था। और लेटर में यह था कि उन्होंने ड्यूक कुलन को मारने के लिए पूरी कोशिश किया है, मगर ये लोग फेल हो गए। जो पढ़कर आर्नो कहता है ये सभी यूजलेस है, जाकर उनको बताओ अगर 1 महीने में काम खत्म नहीं होगा तो उनका धड़ उनका सिर से अलग होगा। और उसी समय दूसरी तरफ जहाँ पर ड्यूक कुलन किसी एक पुराने घर के सामने खड़ा हुआ था और घर के अंदर से एक बंदा निकल कर आता है, जो कहता है अभी के लिए बिजनेस बंद है तो कल आना। मगर ड्यूक कुलन ने कोट वर्ट कहता है कि मुझे मून का दूसरा साइड देखना है। जो सुनकर ये बंदा भी मुस्कुराता है कि चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। और ये बंदा देखने से ही बहुत ही क्रेजी लगता है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।